गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 3 दिसंबर 2020 है। डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 तो स्टडी आईक्यू ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। फिलहाल 50% डिस्काउंट भी अवेलेबल है। ये ऑफर 14 दिसंबर तक चलेगी। सारी इंफॉर्मेशन आपको ये वेबसाइट दैट इज testiq.in पर मिल जाएगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल स्टडी आईक्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। आई एम श्योर आपने कई बार ये सुना होगा वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। चाइना की जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, इसका मतलब क्या है? कुछ टाइम पहले ट्विटर पर भी ये चीज़ ट्रेंडिंग में थी। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉकडाउन के टाइम की बात है। तो ये हैशटैग वुल्फ वॉरियर और ये चाइना के वुल्फ वॉरियर्स हो। तो बेसिकली व्हाट इज़ वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी? वुल्फ वॉरियर कूटनीति का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पे अटेंशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक वक्त था जब चाइना जो है वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करता था। चाइना चुपचाप अपना काम करता था, अपनी मेहनत करता था और एक बहुत एक लॉन्ग विजन था चाइना का कि फ़िलहाल हम गरीब देश हैं, फ़िलहाल हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ये राइट टाइम बिल्कुल नहीं है कि आप किसी के साथ झगड़ा करें। फ़िलहाल आप व्यस्त रहें, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम भी आता है तो सॉरी कहकर निकल जाइए। डोंट एंगेज विथ एनीवन राइट नाउ। एक वक्त आएगा जब आपको फील हो जाएगा कि आपने पैसा बना लिया है, एक बार आपने इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ गेन कर ली, तो उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये था एक चाइना का एक लॉन्ग विजन कि जब वो गरीब था, जब वो स्ट्रगलिंग फेज पर था, तब वो किसी के साथ भी झगड़ा नहीं, बहुत ही एक कंजर्वेटिव, पैसिव, एक लॉ की डिप्लोमेसी फॉलो करता था। कहीं पर आवाज़ ही चाइना की नहीं सुनाई देती थी। लेकिन एक पॉइंट पर पहुंच गया चाइना को पता चल गया कि अब हमारे पास पैसे हैं, अब हम टेक्नोलॉजी, इन पैसों के माध्यम से हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे इन्वेस्ट किए, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया पैसा, दुनिया के दूसरे अलग अलग देशों को पैसा दिया, बैंक्स क्रिएट की, तो हर एक क्षेत्र में हम अब पावरफुल होते गए हैं और इतने पावरफुल हो गए हैं कि हम अब किसी की नहीं सुनेंगे। तो आज जो चाइना की डिप्लोमेसी है वो बहुत ही असर्टिव, प्रोएक्टिव, हाई प्रोफाइल, लो की से डायरेक्ट हाई प्रोफाइल, और यू कैन से एक प्रकार की एग्रेसिव डिप्लोमेसी जो है वो चाइना की हो चुकी हैं। और पिछले ये जो पूरी सिस्टम है, ये डिप्लोमेसी में जो एक एग्रेशन है, ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो है, उसको वहाँ की जो मेन पार्टी है चाइना की, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, सीसीपी या फिर सीपीसी, तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आपने देखा होगा, और मैंने कई बार इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशन भी की है, कि दुनिया के बहुत सारे देशों में हमें एक राष्ट्रवाद देखने को मिलता है, एक नेशनलिज्म। हमारे देश में भी वो चीज़ देखने को मिलती है। यूरोप के बहुत सारे देशों में ये राष्ट्रवाद देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उसका एक बहुत अच्छा या फिर बड़ा एग्जाम्पल भी है राष्ट्रवाद का। और एक राष्ट्रवाद ऐसा, इतना ज़्यादा राष्ट्रवाद कि फिर आप दूसरे लोगों को नफरत करने लगे या फिर दूसरे लोगों को कमज़ोर समझने लगे। यही एक राष्ट्रवाद जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसकी शुरुआत की है चाइना में। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, इट हैज़ बीन ए वर्क इन प्रोग्रेस फॉर मच लॉन्गर एंड इन्वॉल्व्स ए स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड सिस्टेमिक इंडोक्ट्रिनेशन कैंपेन। ये जो वुल्फ वॉरियर, ऐसा नहीं है कि चाइना यहाँ पर पहुँच गया, जैसे मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने आपको बैकग्राउंड एक समझाया कि एक लंबे टाइम से, एक बहुत पहले से ये प्लान था। इट्स लाइक अगर आप देखें टाइगर्स, राइट, टाइगर्स और लायंस, ऐसे जो कैट फैमिली के बिग कैट्स हैं, उनको देखें, जब वो छोटे बच्चे होते हैं तब वो
सारी चीज़ें, आप उनको कोई दूसरा बड़ा टाइगर या फिर लायन आएगा तो वो छुप जाएंगे और उनका बहुत ही डिफेंसिव पोज हो जाएगा। लेकिन एक बार वो एडल्ट हो गए, उसके बाद उनका बिहेवियर आप देखिएगा, दे विल टेक नो नॉनसेंस, और उनके एरिया में एक बहुत ही डोमिनेंट उनका स्वभाव हो जाता है। ऐसा ही एक बेस्ट एग्जांपल हमें चाइना के साथ, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये आप चाइना के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो है एक लंबे टाइम से वर्क इन प्रोग्रेस था, और इसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड और सिस्टमिक इंडोक्ट्रिनेशन कैंपेन, यानी कि लोगों के दिमाग के साथ ऐसा खेलना कि लोगों को उनको ब्रेन वॉश कर देना। ये टेक्निक है, ये पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं कि पूरी एक नई चीज़, एक नई लहर क्रिएट करते हैं, एक नई वेव क्रिएट करते हैं, और फिर ये इतनी स्प्रेड हो जाती है कि लोग जो हैं उनको पता भी नहीं चलता, और फिर वो लोग उसी चीज़ को मानने लगते हैं, और उसी चीज़ में हम फॉर एग्जांपल कोविड-19, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जब स्टार्टिंग में कोविड-19 आया तो हम इतना डर गए थे कि हम सोच ही नहीं पाए, मीन्स अपने घर के बाहर भी दरवाज़ा भी लोग नहीं खोलते थे। लेकिन आज देखिए कोविड-19 है, लेकिन फिर भी क्योंकि उस टाइम पर ये कोविड-19 के भय की लहर चल रही थी, आज लोग थोड़ा अंडरस्टैंड कोविड को करने लगे हैं कि मास्क पहनना और ये सारी चीज़ों से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। नाउ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इनिशियली एम्ब्रेस्ड नेशनलिज्म एज ए को-ऑप्शन स्ट्रेटजी। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया कि नेशनलिज्म, ये तियाननमेन स्क्वायर मसाकर जो हुआ उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने नेशनलिज्म को इतना बढ़ा दिया, और चाइना में जो राष्ट्रवाद है वो चाइना में ये जो पार्टी है CPC या CCP, इस पर्टिकुलर पार्टी की वजह से, और इसमें भी खास करके शी जिनपिंग ने मेन जो दिखाया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है कि हमारे देश के एक ऐसे लीडर जो हमारे देश को बचाएंगे, हमारे देश को बचाया है, हमारे देश को राइट जगह पर ले गए हैं। दुनिया के बहुत सारे देश हमारे खिलाफ, एक चाइनीज़ ड्रीम उन्होंने दिखाया कि भाई एक ऐसा वक्त था जब हम कहते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया था, तो भारत तो था ही, लेकिन चाइना के बारे में ऐसा चाइना ड्रीम दिखाया गया, लोगों को एक सपना दिखाया गया कि एक वक्त था जब चाइना दुनिया का सुपर पावर था। फिर बीच में एक बहुत ही ख़राब फेज से हम गुजरे, लेकिन आज फिर से हमारे एक सेवियर आ चुके हैं, हमारे एक ऐसा व्यक्ति आया है शी जिनपिंग जो चाइना को एक नए स्थान पर ले जाएगा। तो ये चीज़ें उन्होंने बेची, ये चीज़ों को प्रमोट किया, और लोग इसको आज मानने भी लगे हैं। उन्होंने एजुकेशन 1990s में पेट्रियोटिक एजुकेशन कैंपेन की शुरुआत की, ये पार्टी ने, ये CPC ने। उसके बाद सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन इसको इन्वेंट किया गया। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन यानी कि आपको तंग किया गया, आपको परेशान किया, आपके देश के साथ हमेशा अलग अलग ताकतों ने खिलवाड़ किया है, आपके देश का गलत फ़ायदा उठाया है, आपके देश को लूटा है। लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि अब है शी जिनपिंग। तो ऐसा एक दुश्मन भी उन्होंने क्रिएट किया कि इमेजिनरी एनिमी। मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे जो रिलीजियस, सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स हैं, राइट, जो लोगों को भड़काऊ भाषण देते हैं या फिर ऐसा करते हैं, वो आपके अंदर फियर पैदा करते हैं। फियर जो है वो एक ग्लू की तरह काम करता है। आप किसी कम्युनिटी को बता दें कि आपको ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो ख़त्म कर देगी, आपको मार डालने की, आपको डिस्ट्रॉय करने की पूरी साजिश चल रही है, तो वो पूरी जो कम्युनिटी है वो एक हो जाएगी, क्योंकि अब हमारी आइडेंटिटी और ग्रुप के ऊपर बात है। तो फियर से लोगों को ग्लू किया जाए, ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल ट्रैप है। तो ऐसा ही एक इमेजिनरी एनिमी क्रिएट किया, थ्रेट परसेप्शन, और फिर USA के साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो भी देश, जापान, ये जितने भी देश चाइना के खिलाफ, चाइना अगर कुछ गलत करता है और हम उसका विरोध करें तो फिर कहते हैं देखिए शी जिनपिंग साहब ने क्या कहा था, हम क्या कहते आए हैं कि ये पूरी दुनिया जो है वो हमारी दुश्मन है। लेकिन हमें एक साथ मिलकर इस व्यक्ति को सपोर्ट करना है जिनका नाम है शी जिनपिंग, ताकि वो हमें हमारे राइट स्थान पर ले जाए। इस प्रकार की डिज़ाइन वहाँ पर। तो पूरा एक एजुकेशन सिस्टम में भी उन्होंने ये किया कि एक रेड डीएनए यानी कि ये CCP कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका DNA जो है वो उनके यंगस्टर्स में डाला जाए। और अब उन्होंने करप्शन को टारगेट किया है।
एक लंबे टाइम से इस पार्टी को पता चल गया था कि करप्शन जो है वो उनके एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा, चाइना में भी बहुत ज़्यादा करप्शन था, टॉप लेवल पर बहुत ज़्यादा करप्शन, लेकिन अब वो इसको भी फाइट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि बदलते ज़माने के साथ उनको करप्शन से फाइट, क्योंकि वहाँ के भी लोग जो हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड को देख रहे हैं कि कैसे डेमोक्रेसी है, कैसे लोग फ्रीली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये वो। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों के ऊपर इसकी इम्पैक्ट ही नहीं है। तो थोड़े थोड़े टाइम पर ये सीसीपी जो है वो बदलाव भी करती है। और आज वहाँ पर एक टर्म है फैंदुई फुबाई। फैंदुई फुबाई यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है। तो ये है शी जिनपिंग। ऐसे ही एक इमेज क्रिएट की है। वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कोर्सेस रखे गए हैं, मैंडेटरी हैं कि आपको ऐसे कुछ कोर्सेस पढ़ने हैं जिससे आपको राष्ट्रवाद या फिर देशभक्ति और ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो कैसे एक साइकोलॉजिकल लेवल पर, एक अलग ही लेवल पर राष्ट्रवाद या फिर जो एक सो कॉल्ड एग्रेसिव राष्ट्रवाद जो है वो वहाँ की नेक्स्ट जनरेशन, करंट जनरेशन और आने वाली बहुत सारी जनरेशन्स में ये चीज़ डाली जा रही है, सीडिंग की जा रही है। और यही एक ताकत के तौर पर भी मिस्टर शी जिनपिंग के साथ काम कर रही है। और अब उन्होंने अपनी फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है, उन्होंने भी एक शी जिनपिंग थॉट स्टडी सेंटर को लॉन्च किया है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन चाइना। तो ये ताकत है शी जिनपिंग की, इसलिए उनको ताकत, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं उनको इस प्रकार से चीज़ें बताई जा रही है, फिर लोगों का रिएक्शन उनको जो चाहिए वो मिलता है और इससे उनकी ताकत बढ़ती है। आई होप ये चीज़ मैं समझाने में आपको कामयाब रहा होगा, क्योंकि आपको ऐसा प्रश्न मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि अभी एक लहर चल रही है, पिछले कई टाइम से हम दुनिया में देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद हैं, तो क्या उसके कारण हैं। तो आज जो हमने डिस्कशन की उसके बारे में आप सोचिएगा, आपको कुछ इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर एक छोटा सा टॉपिक है, दिस वन इज़ अबाउट कास्ट्स काउंट। तमिलनाडु की सरकार जो है उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि वो एक कमीशन को सेटअप करेगी, और ये कमीशन जो है वो कास्ट वाइज डेटा के कौन सी कितनी अलग अलग कास्ट हैं, कितनी पॉपुलेशन है, क्या उनकी सिचुएशन है, ये सारी चीज़ों का एक डेटा जो है कास्ट वाइज डेटा कलेक्ट किया जाएगा। वहाँ पर एक पार्टी है पीएमके पार्टी ने डिमांड की है कि जो वनियार कम्युनिटी है वहाँ की, तमिलनाडु में वनियार कम्युनिटी जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल बेस है। तो वनियार कम्युनिटी को अलग से 20% एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन मिले। वनियार कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन उनका ये जो रिजर्वेशन है वो दूसरी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसी के साथ है, तो एक कंपटीशन है वहाँ पर भी। तो अब उनकी डिमांड ये है कि उनको एक्सक्लूसिव 20% रिजर्वेशन मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग राज्यों को कहा है कि आप क्वांटिफाइबल डेटा क्रिएट कीजिए, पता तो चले कि आपके राज्य में कास्ट वाइज डेटा क्या है। तो यहाँ पर कास्ट वाइज डेटा कलेक्ट करने का मेन लक्ष्य जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था वो ऐसा नहीं है कि अलग अलग कास्ट को आप एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन दे दें, लेकिन एक एक्चुअल फिगर पता चले, राइट पिक्चर क्या है, वो अगर डेटा आपके पास होगा तभी पता चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। अब अलग अलग राज्यों में हमने देखा गुज्जर, जाट, फिर पाटीदार, वनियार, दूसरी भी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने रिजर्वेशन की डिमांड की है, राइट। इसके पीछे एक और रीज़न है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स में पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू गाइज। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है पता है? जॉब्स। नाव क्यों जॉब्स, क्यों रिजर्वेशन की डिमांड होती है? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं ये किस क्षेत्र में आती हैं? ये फॉर्मल सेक्टर की जॉब है। हमारे देश में लगभग 6 से लेकर 7% लोग जो जॉब कर रहे हैं, टोटल जॉब करने वाले लोगों में से 6 से 7% ऐसे लोग हैं जो फॉर्मल सेक्टर में हैं। बाकी के सारे लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो फॉर्मल जॉब्स जो हैं उनकी खासियत क्या होती है? एक फिक्स सैलरी होती है, एक क्लियर पाथ होता है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतना अलाउंस मिलेगा। हर एक जॉब में अलाउंस नहीं होता है, लेकिन आई एम गिविंग यू ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं, हॉलीडेज़ हैं,
सैलरी अच्छी होती है, एक फिक्स प्लान होता है कि कब आपकी नेक्स्ट प्रमोशन कितना होगा, कब होगा, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। दूसरी जो प्राइवेट जॉब्स हैं उसमें बहुत सारी जॉब्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेट्स से कि आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी है 20,000 रुपीज़, राइट। और बहुत कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसमें अगर आप प्राइवेट कंपनीज में काम करेंगे तो आपको 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी गई नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, राइट। आपको पता है कि आपको निकाला नहीं जाएगा और ये सारी सिक्योरिटी है। तो क्योंकि प्राइवेट जॉब्स इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं हो रही हैं, दिस इज़ द मेन रीज़न, ये आपको समझना है। क्योंकि प्राइवेट जॉब्स इतनी ज़्यादा, फॉर्मल प्राइवेट जॉब्स जनरेट नहीं हो रही हैं, नॉर्मल जॉब्स भी अगर कहें, इनफॉर्मल जॉब्स भी इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं हो रही हैं, इसकी वजह से अलग अलग कम्युनिटीज़ जो हैं वो, और एक एस्पिरेशन, आप देखिए पिछले कुछ 10-15 सालों में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है वो काफ़ी फेमस हुआ है, इसलिए आप हर एक कोई ना कोई आप किसी को मिलेंगे तो जीपीएससी, यूपीएससी, पंजाब की एग्ज़ाम या फिर बैंक की एग्ज़ाम या फिर अलग अलग गवर्नमेंट के क्लर्क की एग्ज़ाम है, हर कोई किसी ना किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। एमबीए ख़त्म कर लिया आपने, इंजीनियरिंग ख़त्म कर ली, उसके बाद आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, ये वो, तो वाई दिस इज़ हैपनिंग? दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस थिंग। बहुत अंडर करंट में अगर आप जाएंगे, राइट, अगर बॉटम लाइन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है, ताकि मीन्स लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे जो हैं उनको एक सिक्योर जॉब मिल जाए। ऐसे सिक्योर जॉब फिर शादी के लिए और फ्यूचर के करियर के लिए भी, ये सारी जॉब भले ही सैलरी इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन रिजर्वेशन वाली एक उनको मिल जाए, रिजर्वेशन मिल जाए तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ये एक डिमांड है और ये चीज़ जो है वो इसी की वजह से हर एक कम्युनिटी जो है या फिर कास्ट जो है वो इस प्रकार की डिमांड कर रही है, ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है। द प्रपोज्ड कमीशन में नॉट कंडक्ट एन इलाबोरेट एन्यूमरेशन ऑन द लाइन्स ऑफ द सेंटर्स डिसेनियल सेंसस, जो 10 साल में एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। इतना बड़ा ये जो कमीशन सेटअप करने की बात है तमिलनाडु में, तो इतना इलोबरेट सर्वे नहीं होगा, लेकिन व्हाट वी नीड इज़, जैसे मैंने आपको बताया कि इस एडिटोरियल में भी वो बात नहीं है, वो चीज़ डिस्कस नहीं की है। वी नीड सेंसस डेटा, हमें चाहिए, राइट, हर एक राज्य के पास ये डेटा होना चाहिए, दैट्स गुड, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि ज़्यादा फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हों, उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ कि ये डेटा कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन सरकार का मेन लक्ष्य ये होना चाहिए, क्योंकि कास्ट सिस्टम जो है ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ही बेस्ड है। कास्ट सिस्टम जो है, आज हम उसी के तहत भले ही जीते हों, लेकिन एक दिन हमें ऐसा भी, एक रेवोल्यूशन ऐसा भी आना चाहिए कि ये कास्ट वाली चीज़ जो है वो हमारे देश में से ख़त्म, हमारी सोसाइटी में से ख़त्म हो जाए। और धीरे धीरे ये हो रहा है। आधार नंबर आ गया है, राइट। अब फ्यूचर में कास्ट नहीं, लेकिन आपके नंबर के ऊपर से आपको आप क्या हैं, दैट नंबर विल डिसाइड आपके सारे बेनिफिट्स, सारी चीज़ें, कितना टैक्स पे किया, ये वो एक्सेट्रा, सारी चीज़ें एक नंबर आ जाएगा। एक व्यक्ति जो है उसके नाम के साथ एक नंबर भी जॉइंट हो जाएगा फ्यूचर में, या फिर क्यूआर कोड, या फिर कोई ऐसा क्यूआर कोड टाइप थिंग कि जो आपका है और आजीवन आपके साथ वो रहेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। दैट्स व्हाट आई थिंक, आई होप ऐसा हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राइट। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए, या फिर मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ कि हमारे देश में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। हर एक जगह पर कास्ट को लेकर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कुछ टाइम के बाद महिलाओं के अधिकार को लेकर प्रोटेस्ट, कुछ टाइम के बाद अभी फ़िलहाल किसानों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न, क्या 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 मूल कारण है, रूट कोज क्या है इसका। और सिविल सर्विसेज में यही चीज़ें जो हैं वो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको जो सरफेस लेवल नहीं, उसका मेन रीज़न क्या है, एनीवे डरिएगा मत, ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक चीज़ों के रूट में जाने की, डोंट टेक इट लाइक कि आपको हर एक चीज़ के रूट में जाना है। नो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अगर ये लॉजिकल साउंड नहीं भी कर रहा है देन दैट्स फाइन, राइट, कैरी ऑन डूइंग इट। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं करते जाइए,
जैसे जैसे नॉलेज बिल्डअप होती जाएगी वैसे वैसे आपको फील होता जाएगा अच्छा कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें डीप रूट तक जाना है, कई चीज़ों के बारे में डीप रूट ही नहीं, आपको पता ही चल जाएगा व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। एनीवे, तो डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल इसलिए है क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने देखा कि किसानों ने एजिटेशन किया है, राइट। और किसानों ने जो एजिटेशन किया है उसके पीछे भी एक मेन रीज़न, ऑफ कोर्स वो नाराज़ हैं। अब हमने फार्म लॉ भी देखे थे, तो फार्म लॉज वेर गुड, उसमें बहुत सारी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी किसान जो हैं वो क्यों एजिटेट कर रहे हैं? क्योंकि लॉ एंड पॉलिसी बनाते वक्त हमें चाहिए एक थरो डिटेल्ड डिस्कशन और कंसल्टेशन। कहीं ना कहीं जब सरकार ताकतवर बन जाती है, जब राज्यसभा लोकसभा में सरकार की मेजॉरिटी है, बहुत सारे राज्यों में सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ही पार्टी की सरकारें हैं, तब पार्टी जो है वो इतनी ताकतवर हो जाती है, तब कई बार डिस्कशन और इन सारी चीज़ों को नहीं, अपनी ताकत के हम जो भी लॉ पास करना चाहें वो कर सकते हैं क्योंकि हमारी पार्टी की ही सरकार है। भले ही डेमोक्रेटिक तरीके से हो, प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, लेकिन उसकी जो आत्मा है, जो डिस्कशन कंसल्टेशन, ये सारी चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाएगा। इसको टाइम वेस्ट माना जाता है, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो, मैं बात कर रहा हूँ कानून के बारे में, लॉ एंड पॉलिसी के बारे में, जितने आप स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, अगर किसानों के साथ जुड़े हुए कुछ लॉज बना रहे हैं तो किसानों के ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स हैं उनको बुलाएं, कुछ किसानों को आपने इनवाइट किया, कुछ प्रोग्रेसिव किसान, कुछ ट्रेडिशनल किसान, सभी को मिलाया, सभी के व्यूज़ देखे, सभी के साथ डिस्कशन की, राइट, एक्सपर्ट्स को बुलाया। भले ही टाइम लगे, लेकिन जो भी आप बनाएंगे दैट विल बी सोना, दैट विल बी नियरली परफेक्ट। और पार्लियामेंट एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर ये सारी डिस्कशन हो सकती है क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स, क्रॉस पार्टी कंसेंसस, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट राइट, ये वो, नॉर्थ साउथ, अब सभी के मेंबर्स को आप बुलाकर कमिटीज़ बना सकते हैं, और कमिटीज़ जो हैं उसमें आप एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनको एक्सपर्ट के साथ बिठाया जाता है, डिस्कशन होती है, कंसल्टेशन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि एमपीज़ जो हैं वो एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कैमरा के अंदर नहीं होती है कि ये आप एक हॉल में बैठकर बात करते हैं जहाँ पर कैमरास और ये सारी, तो आप फील फ्री, आप अपने पार्टी का जो प्रेशर और दिखावा जो करना है, ये सारी चीज़ें छोड़कर आप जेन्युइन डिस्कशन कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दी, ये जो आर्टिकल, आई एम श्योर आप पढ़ेंगे इस आर्टिकल को, राइट। इस आर्टिकल में आपको पूरी जीएसटी की जर्नी देखने को मिलेगी कि जीएसटी जो है, मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बताऊं, जीएसटी के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो जीएसटी जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी पार्लियामेंट में आपने अमेंडमेंट कर दिया, पार्लियामेंट में ये बिल पास हो गया तो ये पास हो गया, नो। इसमें आपको राज्य सरकार 50% से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका भी ग्रीन सिग्नल चाहिए, इज़न्ट इट। अब ये प्रोसेस जो है वो 10-15 सालों से चल रही थी, 10-12-13 सालों से। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स को एक एम्पावर्ड ग्रुप सेटअप किया गया 2007 में, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल 2011 में डाला गया। तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, आपको हर एक अलग अलग, केरला में आपको कोई और सरकार मिलेगी, साउथ में दूसरे राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, तो आपको सभी के साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा। और यही हुआ, कंसल्टेशन, डिस्कशन हुई, किसी ने कहा ये प्रॉब्लम है तो फिर उसके ऊपर बातचीत हुई। तो ये जो डिस्कशन होती गई उसकी वजह से जीएसटी जो, मैं ऐसा नहीं कहता कि जीएसटी एक परफेक्ट लॉ है, लेकिन हर एक पार्टी ने इसको सपोर्ट किया। एक भी अगर राज्य इसको फॉलो नहीं करता तो क्या जीएसटी काम कर पाता? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि जीएसटी, तो ये तब पॉसिबल हुआ जब कंसेंसस बिल्ड हुआ, जब डिस्कशन हुई। The Standing Committee and the Select Committee provided fora for parliamentarians to engage with experts and stakeholders, which helped them recommend changes that would lead to a broadly acceptable bill. कोई भी जो स्टैंडिंग कमेटी है, सिलेक्ट कमेटी है, तो उनको एक्सपर्ट्स के साथ ये फैसिलिटीज़ मिलती है कि वो डिस्कशन करे और जो भी रिफाइन कर सके बेसिकली। यही चीज़ नए फार्म लॉ में नहीं हुई। नया फार्म लॉ जो है ये ऑर्डिनेंस के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया, राज्यसभा में वॉइस वोट से पास कर दिया गया। तो ये कंसल्टेशन और ये सारी चीज़ें नहीं हुई, इसी वजह से एजिटेशन जो है वो
हो रहे हैं। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा द इम्पोर्टेंस के, भले ही वक्त लगे लेकिन जो भी बनाए क्वालिटी बनाए। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ एंड पॉलिसी। ए लूमिंग हेल्थ केयर क्राइसिस, कोरोना वायरस पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा साइलेंट पेंडेमिक जो और ज़्यादा खतरनाक है, दैट इज़ AMR। AMR के बारे में ये दूसरा आर्टिकल है, पिछले कुछ दिनों पहले ही है हमने AMR के बारे में बात की थी। अब देखिए, दुनिया में जो मेडिसिन अवेलेबल हैं, 35% इतने कॉमन ह्यूमन इन्फेक्शंस जो हैं उनको आज नॉर्मल अवेलेबल मेडिसिन जो हैं वो क्योर नहीं कर पा रही हैं। हर साल इस पृथ्वी के ऊपर 7 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है बिकॉज ऑफ दिस AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। दुनिया में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज कंज्यूम करने वाला अगर कोई देश है तो वो है हमारा देश भारत। द लैंसेट ने यह कहा है कि 58,000 न्यूबॉर्न चिल्ड्रन डाई एन्युअली फ्रॉम सेप्सिस इन इंडिया। हमारे देश में लगभग 60,000 जितने बच्चे जो हैं वो हर साल मरते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेप्सिस। इसको अब एंटीबॉडीज जो हैं वो ट्रीट नहीं कर पा रही हैं। और सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, हर जगह पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये है कि अगर एक बार हम एंटीबॉडी कंज्यूम करें तो 80% जितनी एंटीबॉडी ड्रग जो है वो अनमेटाबोलाइज्ड, वो हमारे एक्सक्रीटा में निकल जाती हैं और ये जो एनवायरनमेंट है उसके साथ मिल जाती है। तो घर का जो भी कचरा है या फिर हेल्थ और फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़ में, एग्रीकल्चर में जब यूज़ किया तो ये पानी के माध्यम से वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ और ये सारी मिट्टी के साथ मिल जाएगा, एनवायरनमेंट के साथ ये मिल जाएगा। और हमारे देश में 37% जितनी जो सिवेज, सिर्फ 37% हम ट्रीट कर रहे हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है। और कुछ जगहों का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि वहाँ का जो पानी है उसमें इतनी दवाई है कि आप 40,000 लोगों को हर रोज़ उसको डोज दे सकते हैं, इतना कंसंट्रेशन है कुछ जगहों पर। और वाइल्ड लाइफ भी फिर इसका शिकार, जब उसने वहाँ से पानी पिया एक्सेट्रा तो उसका भी शिकार। मीन्स आपने किसी आपने सुना होगा कि I'll give you one example कि आपने जो हम कैटल हैं उनको वो इंजेक्शंस देते हैं और फिर मरे हुए कैटल को जब गीद खाते हैं तब उनकी किडनी फेल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, दिस इज़ वन एग्जांपल। इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीज़ का रेजिस्टेंस हो रहा है। 2017 फ्रंटियर रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसको आइडेंटिफाई किया और एक वन हेल्थ के बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो वन हेल्थ AMR ग्लोबल एक्शन प्लान गैप चल रहा है। भारत ने इसके ऊपर क्या किया है, भारत ने ऐसी 121 एंटीबायोटिक्स जो हैं उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करें, उसको लेकर स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। अब स्टैंडर्ड्स को फाइनलाइज करना बस बाकी है। और एक इंटर मिनिस्ट्रियल स्टेयरिंग कमेटी भी बनाई है जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री, फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और MOEF यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स। आप PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ लेकर आया है एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स। इट विल हेल्प यू विथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। 14 दिसंबर तक EMI की ऑफर भी अवेलेबल हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर से। Enjoy your studies. God bless you all. I will see you with English version. इसी लेक्चर का इंग्लिश वर्जन आएगा अभी और उसके बाद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस, राइट? तो सी यू सून, टेक केयर, जय हिंद।